नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज लेकर आए हैं नया वीडियो। बहुत टाइम से यूपीपीसीएल की ही वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आज ट्रैक चेंज करेंगे, नई वीडियो बनाएंगे। बम्पर वैकेंसी आई है जो ट्रिपल एससी से आई है, ठीक है। पीईटी कराया था लास्ट ईयर पीईटी कराया, उसके बाद एक बड़ी वैकेंसी अब आई है। लेखपाल को अलग कर दिया जाए तो उन लोगों के लिए जो फिजिकल रखते हैं अपना, जिनकी हाइट है, रनिंग लगा सकते हैं, तो उनके लिए एक वैकेंसी आई है। वो भी किस में? परिवहन विभाग में, ठीक है। प्रवर्तन दल में आई है कांस्टेबल की वैकेंसी। समझ रहे हो ना कितनी इम्पोर्टेंट वैकेंसी है, कितनी बड़ी वैकेंसी है और कितनी प्रेस्टिजियस वैकेंसी है। और आप समझिए कि बहुत बहुत प्रेस्टिजियस वैकेंसी है। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे इस वैकेंसी के बारे में और सिर्फ बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। कोई अननेसेसरी आपको बहुत बड़ा नोटिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस नोटिफिकेशन को देखिए और इसके बेस पर ही आप पूरा का पूरा फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। देखिए, विज्ञापन आज जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है वो आज हुआ है 24 जून 2023 को। तो ये तो आपकी हो गई 24 जून 2023 डेट हो गई आपकी आज फॉर्म निकलने की। लेकिन फॉर्म कब से भरा जाएगा, कब से आप शुरू कर सकते हैं और कब से आप इसकी फ़ीस दे सकते हैं? 7 जुलाई 2023 से, ठीक है। आगे देखते हैं, जो आपका ऑनलाइन आवेदन सबमिट करेंगे, आप अपना जो फॉर्म सबमिट करेंगे उसकी कौन सी डेट है? वो आपकी डेट है 28 जुलाई 2023। आगे देखते हैं, जो आप करेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई है अपने फॉर्म में और आप उसको करेक्शन करना चाहते हैं, तो फ़ीस देने के बाद 4 अगस्त तक आप उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं फाइनली। आगे देखते हैं, इसमें देखिए अब आता है कि इस फॉर्म को कौन लोग भर सकते हैं। जो पहली एलिजिबिलिटी है वो सिंपल सी बात है, जिन लोगों ने लास्ट ईयर पीईटी का एग्ज़ाम दिया है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहली चीज़ क्या ज़रूरी है? आप लोगों ने अपना पीईटी का एग्ज़ाम दे रखा हो। यहाँ पर क्लियर लिखा है कि आपने अपना पीईटी का एग्ज़ाम दे रखा हो। दूसरी चीज़, पीईटी में आपके जो नंबर हैं वो आपको मिलने चाहिए। मतलब आपको एक स्कोर कार्ड जारी हुआ हो। कई बार ऐसा होता है स्कोर कार्ड जारी नहीं होता, किसी ने नकल कर ली है या कुछ और वजह है, तो उनको अगर स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ है तो उनको ये वाला फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। तीसरी चीज़, अगर आपके नंबर पीईटी में 0 आए हैं या फिर नेगेटिव हैं, नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी और जो रॉ मेट स्कोर था वो भी, इन दोनों में से अगर कोई सा स्कोर भी आपका 0 या माइनस में है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। फॉर्म कौन भर सकते हैं? जिन्होंने पीईटी 2022 दिया हो, सिर्फ 2022, 2021 वाले नहीं। और 2022 में पीईटी देने के साथ साथ आपको एक स्कोर कार्ड जारी हुआ हो और तीसरी बात, आपके नंबर 0 या माइनस में नहीं होने चाहिए। आगे देखते हैं इसमें और कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ध्यान रखें, वो अपना जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल करंट का बनवा लें। करंट का बनवाने का मतलब क्या है? वो 1 अप्रैल 23 से होना चाहिए आपका, 1 अप्रैल 23 के बाद का हो और 28 जुलाई 23 तक बनवा लें। ऐसा ना हो आपने ईडब्ल्यूएस में फॉर्म डाल दिया, 28 जुलाई के बाद आवेदन करने गए अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का और उसमें अगस्त की डेट आ रही है, सितंबर की डेट आ रही है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप उसको नहीं कर पाएंगे सबमिट, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 23 के बाद का होना चाहिए और 28 जुलाई 23 तक का ही होना चाहिए, उसके बाद का मान्य नहीं होगा। कुल मिला के इनको 28 जुलाई 23 से पहले का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएंगे। फ़ीस की बात सुन लीजिए। फॉर्म भरने के लिए जो इस फॉर्म को भरने की फ़ीस है, जो भी बच्चे फॉर्म भरेंगे सारी कैटेगरी कोई सी भी हो, 25 रुपये फ़ीस है, ठीक है। सिर्फ 25 रुपये एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, इसके ऊपर कोई फ़ीस नहीं है। लेकिन जो बच्चे सेलेक्ट करे जाएंगे किसके लिए? मुख्य परीक्षा के लिए, मेन एग्जामिनेशन के लिए, उसका जो फॉर्म भरा जाएगा उसकी फ़ीस अलग होगी। वो ये वाली फ़ीस नहीं है क्योंकि उसकी मेरिट अलग बनेगी। आगे देखिए, ये वही वाली बात कीजिए कि मुख्य परीक्षा के लिए अलग से, क्या नाम है, कैंडिडेट के लिए अलग से फ़ीस दी जाएगी और उसका बाद में बताया जाएगा और तभी उनके एडमिट कार्ड आएंगे। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं लेके रखते हैं तो दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो फिर आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए प्रिंट आउट लेके अपने पास सेफली रखें, खो ना दें उसको बिल्कुल भी। आगे देख लेते हैं कि आपको वैकेंसी कितनी है, कितनी वैकेंसी पे फॉर्म भरने के लिए मिला है। जनरल के लिए 225 है, एससी के लिए 93 है, एसटी के लिए आपकी, क्या नाम है, हो गई 13 वैकेंसी, एसटी की मात्र 13 वैकेंसी हैं, 99 है ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 47 है, बम्पर वैकेंसी हैं 477 वैकेंसी आपको निकली हैं और परमानेंट है। परमानेंट नेचर की जॉब है, सबसे बड़ी बात ये है। लेवल 2 है, 7th पे में आपका जो लेवल है, 7th पे का लेवल है वो 2 है और आपको 5200 ग्रेड पे में मिलेगी 20,200 तक। मतलब कुल मिला के 25-26 हज़ार रुपये सैलरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं,
ये उन लोगों के लिए जो उत्तर प्रदेश के महिला कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट, उनका जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो उनके पिता की तरफ का ही होगा। किसी ने अगर अपने हस्बैंड की तरफ का बनवा लिया है तो वो मान्य नहीं होगा, इसलिए अपने फादर की तरफ का ही जाति प्रमाण पत्र उनके लिए मान्य होगा। आगे देख लेते हैं कि आपको कौन सी इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं, आप इंटर होने चाहिए। अगर आप इंटर नहीं हैं तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इंटर होना आपको ज़रूरी, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो। इसके अलावा फॉर्म भरने के लिए जो मेन चीज़ें हैं, आपको रिटर्न देना पड़ेगा। रिटर्न देने के साथ साथ आपको आपका फ़िज़िकल देना पड़ेगा और एक कंप्यूटर टेस्ट भी इसमें होगा। ये 3 चीज़ आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भर के और ये परीक्षा दे के कांस्टेबल बन सकते हैं परिवहन विभाग में। आगे देख लीजिए इसमें फ़िज़िकल में क्या क्या चीज़ें हैं। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए निम्न ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उनकी हाइट कितनी चाहिए। तो जो एसटी कैंडिडेट है, एसटी की 160 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए। और जो बाकी कैंडिडेट हैं जनरल, ओबीसी, एससी में, उनकी 168 सेंटीमीटर। जो सीना होना चाहिए एसटी के कैंडिडेट का कितना होना चाहिए, 70 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर। और जो बाकी के दूसरे कैंडिडेट हैं उनका कितना सीना होना चाहिए, उनका होना चाहिए 79 मीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद कितना होना चाहिए, फुलाने के बाद आपका होना चाहिए 84 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर का फुलाव बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए देख लीजिए फिजिकल में क्या है। फीमेल कैंडिडेट की 147 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम होनी चाहिए, किसमें, एसटी में, एसटी कैटेगरी में। और बाकी सबके लिए 152। फीमेल कैंडिडेट में वेट का भी कहा गया कि 40 केजी से कम का वेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म नहीं भर सकते। आगे देख लीजिए एज का। एज सिंपल सी बात है, एज का जो मानक दिया गया है 1 जुलाई कहा गया है। 1 जुलाई पर आपकी एज 18 साल हो जानी चाहिए और 25 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए एक भी दिन। अगर इससे ऊपर होती है फॉर्म नहीं भर सकते, या 18 से कम होती है तो भी फॉर्म नहीं भर सकते। इसके अलावा जो एससी में हैं, एसटी में हैं, ओबीसी में हैं, उनको जो मिलता है उत्तर प्रदेश की तरफ से रिजर्वेशन, किसमें, आपकी आयु में, वो आपको मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें अब कि इसका एग्ज़ाम कैसे होगा। इसमें मैंने आपको बता दिया पहले ही कि इसमें रिटन होगा, ठीक है, कंप्यूटर टेस्ट होगा, आपके जो है फिजिकल होगा। फिजिकल में आपकी हाइट वगैरह भी देखी जाएगी, और इसके अलावा आपको दौड़ लगवा के भी देखा जाएगा। दौड़ कितनी लगवाई जाएगी, दौड़ लगवाई जाएगी जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 27 मिनट में 4.8 किलोमीटर लगानी है, और जो आपके फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर। तभी आप आगे की प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे, वरना यहीं से आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब परीक्षा योजना पाठ्यक्रम ये अभी डिक्लेयर नहीं करा है UPSSC ने, इसको बाद में डिक्लेयर करेंगे। कब एग्ज़ाम होगा, क्या परीक्षा योजना रहेगी, इस बारे में सब कुछ। परीक्षा योजना के लिए आप 3 चीज़ें बच्चों के दिमाग में आ रही होगी, रिटन पहले होगा, या जो फिजिकल है आपकी ऊंचाई दौड़ाई, मतलब ऊंचाई नापना, सीना नापना, ये पहले होगा, या भाग दौड़ करा के पहले देखेंगे। अभी इस बारे में कुछ डिक्लेयर नहीं करा है, ये सब चीज़ें बाद में बताएंगे कि पहले कौन सी चीज़ होगी, रिटन करानी है, फिजिकल कराना है, या भाग दौड़ करा के कराना है, क्या कराना है। ठीक है, विशेष नोट, कितने बच्चे लिए जाएंगे, मतलब भाई फॉर्म तो बहुत लोग बचेंगे। पिछली बार 20-22 लोगों ने फॉर्म भरा था पीईटी का, मतलब पास हुए थे, जो एग्ज़ाम में बैठे थे। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लिया जाएगा, भाई देखो 477 वैकेंसी हैं, तो इनको कैटेगरी वाइज बांट लेना, कैटेगरी वाइज बांट के इंटू 15 कर देना, 15 गुना तक बच्चे लिए जाएंगे। लेकिन 15 गुनों में जो लास्ट स्थान पे बच्चा होगा, और ऐसे लास्ट स्थान पे रहने वाले उतने सब बच्चे जो उसमें आ जाएंगे, मतलब अगर मान के चलो लास्ट स्थान पे 1600 बच्चे आ रहे हैं, और 1600 बच्चों में 20 बच्चे ऐसे जिनके सेम नंबर हैं, तो वो सारे के सारे ले लिए जाएंगे। ठीक है, ये देखिए लिख रखा है, दशमलव के 2 स्थान तक लेंगे अंतिम कोटा परसेंटाइल स्कोर, इसे आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल मेन चीज़ बताई जाएगी फॉर्म भरने के लिए क्या है क्या नहीं है। आगे देख लीजिए, अब इम्पोर्टेंट नोट है जो यूपी के कैंडिडेट हैं वो रिजर्वेशन अगर वाले हैं, रिजर्वेशन वाले हैं, मतलब उनको आरक्षण चाहिए, तो अपनी आरक्षण की श्रेणी ज़रूर चुनें। अगर आप नहीं चुनेंगे तो आपको जनरल कैटेगरी का माना जाएगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो एक से अधिक आरक्षण का दावा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक एससी कैंडिडेट है और वो फिजिकल हैंडीकैप भी है, तो एक ही आरक्षण का आपको लाभ मिलेगा। कौन सा, जो अधिक लाभकारी होगा। आरक्षण केवल उन्हें मिलेगा जो यूपी के कैंडिडेट हैं, बाहर के लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे साफ साफ इन्होंने दे रखा है, इस चीज़ को छोड़ दीजिए। आगे है कि जो कैंडिडेट आपका स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में कार्यरत है या सेंट्रल में कार्यरत है, इनको एनओसी लेनी पड़ेगी अपने डिपार्टमेंट से जॉब करने से पहले। ठीक है, आप जब ये डीवी होगा तब आपसे एनओसी मांगी जाएगी, और ज्वाइनिंग के टाइम पर भी आपसे मांगी जाएगी, वरना आप फॉर्म आपका रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, जो लोग स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में हैं, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की, यूपी में,
उनको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 25 साल की एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का पूरे, ठीक है। 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। 2013 में ये नियम आया था, ये रहा, ठीक है। 5 साल को आपको मिल जाएगा। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। कोई भी सवाल है आपको मेंशन कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ब्रीफ में समझाई गई हैं और डिटेल में समझाई गई हैं, आपको जिससे समझ में आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।